सहायक प्राध्यापक हिंदी विभाग से, राजकीय महाविद्यालय बिरोड झज्जर से। और आज का जो हमारा विषय है वो है नागार्जुन का जीवन परिचय और कक्षा BA तृतीय वर्ष के विद्यार्थियों के लिए। सबसे पहले हमें इनका जो जीवन परिचय है वो उनके जीवन परिचय के बारे में पता होना चाहिए। हम इनका जीवन के बारे में परिचित होना पड़ेगा, क्योंकि अगर हम उनके जीवन के बारे में, उनकी रचनाओं के बारे में, उनकी साहित्यिक विशेषताओं के बारे में जानना चाहते हैं तो सबसे पहले हमें नागार्जुन का जो जीवन परिचय है वो पढ़ना पड़ेगा। उनके जीवन के बारे में हमें ज्ञान अर्जन करना पड़ेगा। नागार्जुन हिंदी के जनवादी कवियों में प्रमुख स्थान रखते हैं। इनका मूल नाम वैद्यनाथ मिश्र यात्री है। इनका जन्म बिहार के दरभंगा जनपद में स्थित सतलखा गांव में सन 1911 ईस्वी में हुआ। इनकी प्रारंभिक शिक्षा स्थानीय संस्कृत पाठशाला में हुई। इनका बचपन दुखों में व्यतीत हुआ। यही कारण है कि इनके काव्य में पीड़ा का आधिक्य है, क्योंकि इनका जो बचपन बीता है वो बड़ा ही पीड़ा और दुख में इनका बचपन बीता है। इसीलिए इनके काव्य को हम जब पढ़ते हैं तो पीड़ा की अनुभूति होती है, क्योंकि उन्होंने उन दुखों को, उन पीड़ा को अपने जीवन में भोगा है और उन्हीं दुखों और पीड़ा को अपने साहित्य में वो दर्शाया है। उन्होंने बनारस तथा कोलकाता में उच्च शिक्षा ग्रहण की। सन 1936 में वे श्रीलंका चले गए तथा वहाँ बौद्ध धर्म में दीक्षा ली। वहीं इन्होंने अपना नाम नागार्जुन रखा। सन 1938 में ये भारत लौटकर आए। घुमक्कड़ वृत्ति के कारण नागार्जुन ने अनेक बार भारत का भ्रमण किया। ये स्वभाव से बड़े फक्कड़ थे, अतः इनका मन किसी काम में नहीं लगा, क्योंकि ये मस्तमौला थे और फक्कड़ और स्वभाव से ही फक्कड़ इनकी प्रवृत्ति रही है। आरंभ में इन्होंने हिंदी मासिक पत्र दीपक तथा साप्ताहिक पत्र विश्व बंधु का संपादन भी किया। उन्होंने स्वतंत्रता संग्राम में खुलकर भाग लिया। सन 1998 में नागार्जुन जी का निधन हो गया। ये था इनका जीवन परिचय की जो शुरुआत है, और बाकी जो रचनाएं हैं अब इनके बारे में हम वो पढ़ेंगे। नागार्जुन बहुमुखी प्रतिभा के धनी रहे हैं। इन्होंने अपनी लेखनी से हिंदी ही नहीं संस्कृत, बांग्ला व मैथिली भाषा के साहित्य की भी श्रीवृद्धि की। इन्होंने अपने जो लेखन कार्य जो इनका रहा है वो हिंदी में भी किया और संस्कृत में भी लिखा है और बांग्ला में भी और मैथिली भाषा में भी अपने साहित्य को समृद्धि और समृद्ध किया है। हिंदी भाषा में इनकी रचनाएं जो प्रमुख रही हैं वो इस प्रकार हैं। सबसे पहले उन्होंने कौन सी जो काव्य कृतियाँ लिखी हैं, उपन्यास लिखे हैं, पुरस्कार से उनको नवाजा गया है। जो काव्य कृतियाँ नहीं हैं वो युगधारा है, सतरंगी पंखों वाली है और तुमने कहा था। उसके बाद आता है इनका उपन्यास। जो उपन्यास है बलचनामा है, रतिनाथ की चाची है और नई पोत है। बलचनामा में किस प्रकार की जो उनकी समस्याओं का जिनका चित्रण हुआ है, जिनकी दुर्दशा दिखाई गई है वो है किसानों और मजदूरों की दिखाई गई है। इसके बाद आता है उनके पुरस्कार एवं सम्मान है। सबसे पहले इनको जो पुरस्कार मिला हिंदी अकादमी दिल्ली का शिखर सम्मान, और उसके बाद आता है इनका उत्तर प्रदेश का भारती पुरस्कार। अब इनकी जो साहित्य की जो रचनाएं रही हैं वो हैं नागार्जुन लोक जीवन से ही इनका गहरा सरोकार रहा है, क्योंकि साहित्य की जो विशेषताओं को पढ़ने से पहले नागार्जुन के जीवन के परिचय से परिचित होना बड़ा ही एक अहम है, और उसके बाद ही हम इनकी साहित्य की विशेषताओं के बारे में परिचित हो सकते हैं। क्योंकि जैसे ही हमने नागार्जुन का जो जब जीवन परिचय पढ़ा था उसमें ये बताया गया था कि जो नागार्जुन का जो जीवन बीता है वो बड़ा ही पीड़ा में बीता है, दुख में बीता है। इसीलिए क्योंकि इनका जो जन्म है वो ग्रामीण परिवेश में हुआ था, लोक संस्कृति में हुआ है, और वही लोक संस्कृति, वही ग्रामीण परिवेश की जो परेशानियां होती है, समस्याएं होती हैं, उन्होंने अपने साहित्य में उनका चित्रण किया है। क्योंकि नागार्जुन अपने साहित्य में भ्रष्टाचार को, राजनीति, स्वार्थ और समाज की पतनशीलता स्थितियों के प्रति विशेष तौर पर सजग रहे हैं। उन्होंने धरती, जनता और श्रम के गीत गाए हैं। इनकी रचनाओं में पूंजीपतियों के प्रति घृणा तथा श्रमिकों के प्रति सहानुभूति की भावना देखी जा सकती है। जैसे ही इनके हम उपन्यास पढ़ते हैं, इनके काव्य रचनाएं पढ़ते हैं तो उनमें
इन्होंने किस समस्या का जो चित्रण किया है, किस बात का विशेष तौर पर जो जिक्र किया है वो है किसानों का किस प्रकार से शोषण किया जाता है, मजदूरों का किस प्रकार से शोषण किया जाता है और उनके प्रति, किसानों के प्रति, मजदूरों के प्रति, सर्वहारा वर्ग के प्रति इनका जो विशेष लगाव रहा है, क्योंकि इन्होंने इन परेशानियों को अपने आप भोगा था, क्योंकि इनका जो जन्म है ऐसे ही आंचलिक प्रदेश में हुआ था। इसीलिए अपने साहित्य में ऐसी समस्याओं को बार बार चित्रण करते दिखाई देते हैं, ऐसे समस्याओं का निरूपण करते हैं। जो सबसे पहला जो इनकी साहित्य की जो विशेषता रही है वो है समसामयिक राजनीतिक चित्रण। वास्तव में नागार्जुन जी भारतीय चेतना के समर्थ संवाहक है और राजनीति का उन्हें गहरा ज्ञान है कि भारतीय चेतना के समर्थ संवाहक है, क्योंकि वो एक लोक संस्कृति से जुड़े हुए हैं, समाज में वो बदलाव चाहते हैं, समाज में जो हमारी जो साधारण जनता है उनको सावधान करना चाहते हैं, उनको चेतना उनके अंदर जागृत करना चाहते हैं, उनके जो भावना है उनको संचालित करना चाहते हैं और उनको राजनीति का एक विशेष तौर पर ज्ञान भी है। इसीलिए डॉक्टर विष्णु प्रभाकर का कहना है, इसमें संदेह नहीं है कि बाबा राजनीति में आकंठ डूबे हैं। उन्होंने जैसे आंदोलन, प्रदर्शन, जेल कुछ भी नहीं छूटा उनसे, उसी को लेकर उनका व्यक्तित्व घोर रूप से विवादास्पद रहा है, क्योंकि वो ऐसे प्रदर्शनों से, आंदोलन जो उन्होंने किए हैं उनमें भाग लिए हैं और जो उनकी बाल्यावस्था में जो युवा थे तभी से वो ऐसे प्रदर्शन में भाग लेते आए हैं और वही क्या है उन्होंने अपनी साहित्यिक रचनाओं में भी दिखाया है। उसके बाद नागार्जुन नेहरू की विदेश नीति की आलोचना भी करते हैं, तो कहीं गांधी जी की अनुयायियों को लेकर कटघरे में खड़ा करते हैं। साम्राज्यवादी देश ब्रिटेन के साथ विदेशी नीति के निर्धारण हेतु नेहरू जी वहां जाने लगे तो कवि उनका तीव्र विरोध करते हैं कि नागार्जुन विदेश नीति पर भी कटाक्ष करते हैं कि जो हमारे नेता हैं किस प्रकार से साम्राज्यवादी नीति का निर्धारण करते हैं और किस प्रकार से जो हमारी ये विदेशी नीतियां हैं अर्थात वही हमें अपनी गुलामी की जंजीरों में जकड़ने को तैयार कर देती है हमें। कि जो उनकी एक कविता है आओ रानी पाल की डोई, जिसमें उन्होंने नागार्जुन ने ऐसी भावना को व्यक्त किया है। पंडित जी जाने वाले हैं रानी के दरबार में, अपने हाथों गूंथेंगे मोती उसके हार में। कि किस प्रकार से जो हमारे नेता लोग हैं और जो रानी एलिजाबेथ हमारे देश में आई हुई है वो उनका हमारे देश में किस प्रकार से इनका भव्य स्वागत करते हैं, कितने जो आर्थिक जो धन है उनको बहा दिया जाता है और क्या है, और जो हमारा जो मजदूर वर्ग है वो हमारा सर्वहारा वर्ग है, उनकी समस्याओं की तरफ कोई भी ध्यान नहीं दिया जाता है। इसीलिए वो ऐसी साम्राज्यवादी नीति पर बार बार कटाक्ष करते हैं। उसके बाद आता है इनका वर्ग विषमता का उद्घाटन। जैसा कि हम समझ सकते हैं वर्ग विषमता अर्थात लोगों को, समाज को दो वर्गों में विभाजित करना, और नागार्जुन ने इन्हीं वर्ग विषमता का जो चित्रण है, जो उद्घाटन है, जो निरूपण है, जो स्थितियां हैं वो अपने साहित्य में दिखाई दी है। उन्होंने अपने साहित्य में उनकी समस्याओं को रचा है, उनका सृजन किया है। नागार्जुन ने अपनी कविताओं में किसान मजदूर की दयनीय अवस्था का चित्रांकन किया है तथा उनके रास्ते में आने वाली बाधाओं का चित्रण किया है, जैसे कि उन्नत बीज है, बैलों को पौष्टिक आहार है और सिंचाई हेतु पर्याप्त बीज नहीं मिलता है। कि किस प्रकार से जो हमारे किसान हैं, जो मज़दूर हैं, किस प्रकार से वो मेहनत मजदूरी करते हैं, अपने खेतों में काम करते हैं, उनकी जो फसल है, जो ज़मींदार हैं उनको पूर्ण रूप से नहीं देता है, उन पर कर्ज चढ़ता रहता है और उनको अनपढ़ता का उनको शिकार बनाया जाता है, धर्म भीरू बना दिया जाता है, उनको बीज नहीं है, उनके पास सिंचाई के साधन नहीं है, इतनी महंगाई है, और किस प्रकार से जो हमारे पूंजीपति वर्ग है वो इनके शोषण करने में, इनका खून चूसने में लगे रहते हैं। और आप जो हमारा जो पूंजीपति वर्ग है वो अमीर होता जा रहा है और जो हमारा जो शोषित वर्ग है वो पीड़ित होता जा रहा है अर्थात पिसता जा रहा है। कि इनकी जो काव्य पंक्तियों में हमें पता चलता है एक किसानों की दुर्दशा के बारे में। बीज नहीं है, बैल नहीं है, वर्षा बिन अकुलाते हैं, नहर रेट का बढ़ गया, खेत में पानी नहीं पटाते हैं। अर्थात हमारे लिए खेतों में हमारे
पास ऐसे पैसे नहीं हैं कि हम बीज खरीद सकते, बैल भी नहीं है, और क्या है, सिंचाई का साधन न होने के कारण जो किसान है वो किस पर आश्रित है, वो बरसात पर ही आश्रित है, और जिसके कारण उनकी फसल तैयार नहीं हो पाती है, और इसके कारण वो बड़े बेचारे उदास और परेशान दिखाई देते हैं। और नहर रेट बढ़ गया है, अर्थात जो सिंचाई के जो साधन हैं वो उनको जुटा नहीं पाते हैं, और जिसके कारण उनकी फसल है वो तैयार नहीं हो पाती है। और क्या है, वो जो हमारा किसान वर्ग है, हमारा जो मजदूर वर्ग है, वो भटकता रहता है, और इस प्रकार से जो हमारे पूंजीपति वर्ग है वो धनाढ़ होते जा रहे हैं, और हमारा जो समाज के जो शोषित वर्ग है, सर्वहारा वर्ग है, वो पिसता जा रहा है। उसके बाद है, कवि ने वर्ग वैषम्य का चित्रण करते हुए पैसा चटक रहा है में इसी के शान शौकत तथा ऐश्वर्य जीवन का चित्रण किया है, कि किस प्रकार से जो हमारा पूंजीपति वर्ग है वो किस प्रकार एक शानो शौकत की ज़िंदगी, विलासिता की ज़िंदगी जीता है, और जो हमारा जो सर्वहारा वर्ग है वो किस प्रकार से पीड़ा की अवस्था से गुजरता रहता है। इसके बाद है 26 जनवरी 15 अगस्त नामक कविताओं में आर्थिक विषमता का वर्णन हुआ है। अटालिकाओं पर रंग बिरंगी चद्दरों पर्दों का लटकना तथा दूसरी ओर उसके बाहर शिशुओं के कंधे पर बिठाए पोटली में सत्तू बांधे मजदूरिन का चित्र वर्ग विषमता को चित्रित करता है, कि एक तरफ तो जो हमारा पूंजीपति वर्ग है, जो बिजनेस मैन लोग हैं, वो एक विलासिता भरा जीवन, एक ऐश्वर्य का जीवन भोगते हैं, और दूसरी तरफ जो हमारा जो मजदूर वर्ग है वो किस प्रकार से अपने बच्चे को लेकर गोद में लेकर वो भटकता रहता है, मजदूरी करता रहता है, लेकिन उसकी जो दुर्दशा है, उसका जो जिम्मेदार है हमारा पूंजीपति वर्ग है, उसकी तरफ ध्यान नहीं देता है, और वो उसका शोषण करने में भी अपनी महानता समझता है। इसीलिए क्योंकि नागार्जुन है, उनका जो साहित्य है या फिर उनका जो बचपन बीता है, उन्होंने उन समस्याओं को अपने निजी परिवार में देखा है, अपनी निजी ज़िंदगी में देखा है, इसीलिए उनको जो सर्जन, इसीलिए वो ऐसे तत्वों को उठाते हैं, ऐसी समस्याओं को उठाते हैं, ऐसी परेशानियों को उठाते हैं, इसीलिए उनके जो काव्य में, उनके साहित्य में ऐसी परेशानियों, ऐसी समस्याओं का जो यथार्थ रूप से चित्रण उनके साहित्य में देखने को मिलता है। ऐसे पूंजीपतियों पर वो बार बार कटाक्ष और व्यंग्य कसते हुए दिखाई देते हैं, और इस व्यंग्य इस प्रकार से कसते हैं कि वो तीखे हमारे हृदय में, मतलब कि जो हृदय में उनकी चोट लगती है। और क्या है कि हमारा जो पूंजीपति वर्ग है कि वो संभल जाए कि किस प्रकार से एक न एक दिन हमारे मजदूर इकट्ठा होकर उनके प्रति एक विद्रोह कर सकते हैं और क्रांति कर सकते हैं, और वो एक टाइम आएगा कि जो ये पूंजीपतियों की जो व्यवस्था है वो संपूर्ण रूप से नष्ट हो जाएगी। उसके बाद आता है हमारा नारी के प्रति प्रगतिशील दृष्टिकोण, कि नागार्जुन की रचनाओं में नारी के प्रति नवीन दृष्टिकोण प्रस्तुत हुआ है। समाज में वह भी शोषित पीड़ित मानवता का महत्वपूर्ण हिस्सा है, कि नागार्जुन ने अपनी रचनाओं में नारी के प्रति नवीन दृष्टिकोण अपनाया है। नवीनता मतलब कि वो पढ़ी लिखी होनी चाहिए, अपनी नौकरी करने वाली होनी चाहिए, अपने अधिकारों की रक्षा करने वाली होनी चाहिए, अपने अधिकारों के बारे में उसे पता होना चाहिए, और नारी उनकी दृष्टि में एक नवीन दृष्टिकोण के रूप में मुखरित हुई है, नवीन चेतना के रूप में प्रतीत हुई है, निरूपित हुई है, कि जैसे कि नारी को ही मतलब कि एक भोग विलास की वस्तु ना समझी जाए, उसका शोषण ना किया जाए, चाहे घर हो, चाहे परिवार हो, चाहे वो ऑफिस में हो, अर्थात उसका एक मान सम्मान की उनके दिल में, उनकी नज़रों में वो दृष्टि हमें दिखाई देती है, वो सोच अलग प्रकार की दिखाई देती है, अर्थात वो नारी की प्रगति के पथ पर वो देखना चाहते हैं। समाज में वह भी शोषित पीड़ित मानवता का महत्वपूर्ण हिस्सा है, कि नारी का भी हमारे समाज में किस प्रकार से उसके साथ शोषण और अत्याचार किया जाता है, कि नारी के विधवा की स्थिति को ले सकते हैं, कि उनकी क्या बोलते हैं बाल विवाह को ले सकते हैं, कि पुनर्विवाह करने के लिए भी उन पर एक उनको गलत समझा जाता है, एक पर्दा प्रथा को ले सकते हैं, कि ये जो सारी समस्याओं से हमारी जो नारी है वो पीड़ित है, और वो भी उनके अंदर भी एक संवेदनाएं हैं, और वो भी एक मानवता का हृदय लेकर विद्यमान है, अर्थात उनको भी हम किसी प्रकार से एक तुच्छ वस्तु के समान नहीं समझते, उनका भी एक हमारे समाज में एक अहम हिस्सा है, वो भी एक हमारे समाज में उनकी एक विशेष भागीदारी रही है, इसीलिए नारी का वो बार बार एक आदर सम्मान की बात करते हैं। उसके बाद आता है हमारा
कवि ने शोषित, दलित व पीड़ित नारी की समस्याओं को उठाकर नारी को एक नई दृष्टि प्रदान की है कि नारी को इन समस्याओं से निकालना है, नारी की प्रगति करनी है, नारी का एक अलग तरह का इनका मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से उनका विकास करना है। उसके बाद है इनका, कवि नारी के भोगे जैसे घृणित रूप के प्रति विद्रोह करता है कि नारी की एक भोग विलास की वस्तु नहीं है, बल्कि क्या है, उसके अंदर भी अगर उसके ज़्यादा उसके साथ अत्याचार किया जाता है, शोषण किया जाता है, नीचा दिखाया जाता है, उसको तुच्छ समझा जाता है, तो क्या है, उसको उसके भी हृदय में एक विद्रोह की भावना पैदा हो जाती है और वो भी विद्रोह करने के लिए तैयार हो जाती है। और उसके बाद है, और उसे पुरुष के समक्ष मानकर समाज में महत्वपूर्ण स्थान दिलाता है कि नागार्जुन है कि उसको पुरुष के समान महत्व प्रदान करता है, वो किसी लिंग के भेद के आधार पर वो भेदभाव नहीं करता है, अर्थात दोनों को ही समाज में उनको जो अधिकार है उनको समान रूप से दिलाता है। अर्थात कहने का जो तात्पर्य है, अर्थात वो एक नवीन दृष्टिकोण को लेकर अपने साहित्य में दिखाई देते हैं। कवि नारी जागरण भावना को उद्दीपित करता है और चिरकाल से शोषित उपेक्षित नारी को मुक्त करवाना चाहता है कि जो हमारा नागार्जुन जी हैं, जो प्रगतिवादी काव्य धारा के कवि रहे हैं, जो आधुनिक युग के कवि रहे हैं, जो एक नवीन दृष्टिकोण को, नवीन जागृति को लेकर एक जो शोषक और समाज शोषित के बीच में एक धुरी कायम हो चुकी है, उनको दूर करना चाहते हैं। इसीलिए जो है नागार्जुन की जो दृष्टिकोण है, जो उनकी मानसिकता है, इनकी काव्य रचनाओं में हम पढ़ सकते हैं। उसके बाद आता है इनका कि नारी भावना को वो उद्दीपित करना चाहते हैं, जागृत करना चाहते हैं कि नारी प्राचीन काल से ही लेकर हम देख सकते हैं कि नारी का किस प्रकार से उसका शोषण किया जाता है, उपेक्षित दृष्टि से देखा जाता है, उसके स्वाभिमान को ठेस पहुंचाया जाता है, उसके विश्वास को तोड़ा जाता है। तो इस ऐसी जो कुप्रथाएं हैं, ऐसी रूढ़िवादिता को लेकर नारी का जो शोषण किया जाता है, वो उसके प्रति एक घोर घृणा का भाव रखते हैं। ऐसे अत्याचार उस पर जो किया जाता है, उनके प्रति भी वो क्रांति की भावना को संचालित करते हैं, वो उनको उनके आवेश में आकर, आवेग में आकर उनका विद्रोह करते हैं। उसके बाद है, उन्होंने उसकी प्रथा प्रथा, कृत्रिम संकोच को भी अनुचित ठहराया है तथा बाल विवाह, बेमेल विवाह का विरोध भी किया है कि किस प्रकार से नारी को पर्दे में रखा जाता है, पर्दे की आड़ लेकर उसका शोषण किया जाता है, धर्म की आड़ लेकर उसका शोषण किया जाता है। इन सभी जो नकारात्मक पहलू हैं, इनका बार बार वो विरोध करते हैं कि बाल विवाह की लड़की को मतलब कि पहले से ही मतलब ये सिखाया जाता है, तुम्हें पराया धन है, अर्थात तुम्हें पढ़ने की आवश्यकता नहीं है और तुम्हें एक दिन दूसरे घर जाना है। इसीलिए क्या है, जो बच्चे हैं उनकी सोच में भी ऐसे ही बीज अंकुरित हो जाते हैं। तो इन समस्याओं को, इन यथार्थ स्थितियों को हमारे नागार्जुन ने अपने काव्य में वो स्थान दिया है कि इन तत्वों को लेकर भी नारी का शोषण किया जाता है। उसके बाद आता है हमारा प्रेम के प्रति पवित्र दृष्टिकोण। नागार्जुन की कविताओं में हम पढ़ सकते हैं कि प्रेम के प्रति उनका पवित्र दृष्टिकोण रहा है। उनको एक प्रेम को एक निश्चल और सात्विक दिव्य दृष्टि से देखने वाले हैं, उनके दर्शन करने वाले हैं। जैसे ही हमें पता चलता है कि नागार्जुन एक प्रगतिवादी काव्य धारा से जुड़े हुए हैं, लोक संस्कृति से जुड़े हुए हैं, ग्रामीण परिवेश से जुड़े हुए हैं, ऐसे दुख और संत्रास भरे, एक अवसाद भरे जो उनका घर में जन्म हुआ था, निर्धनता में और एक गरीब परिवार में, तो इसीलिए उन्होंने सारी समस्याओं को देखा था, अपने काव्य में देखा है, अपने साहित्य में देखा है। तो वही क्या है, इनके जो दृष्टिकोण रहे हैं, हर एक पहलू पर अलग अलग एक दिखाई देता है। अब उनकी जो हम बात करते हैं प्रेम को लेकर भी उनके जो विचार हैं वो बड़े सात्विक हैं, अर्थात वो प्रेम को एक निम्न दृष्टि से देखने वाले नहीं हैं। अर्थात कहने का जो तात्पर्य यह है कि चाहे वो स्त्री पुरुष का दाम्पत्य प्रेम हो, चाहे नारी है कि कोमलता का भाव हो, नारी की दया और करुणा और परोपकार की भावना है या वात्सल्य की भावना है, उन्होंने नारी के रूपों को विभिन्न एक अलग प्रकार से चित्रित किया है। और प्रेम को लेकर उनकी जो दृष्टि रही है वो निश्चल रही है, निस्वार्थ रही है और सात्विक रही है। उसके बाद आता है प्रत्यावर्तन दाम्पत्य प्रेम की रचना है, इसीलिए तू याद और मैं
इसीलिए तो याद आए में कवि अपनी प्रियतमा को प्रेरक शक्ति के रूप में स्वीकार करता है कि इनकी जो कविता है प्रत्यावर्तन में इन्होंने दाम्पत्य प्रेम की, पति पत्नी का जो किस प्रकार से प्रेम होना चाहिए, एक विश्वास होना चाहिए, एक दूसरे को समझने की उनमें एक मानसिकता होनी चाहिए, एक दूसरे का आदर सम्मान की भावना होनी चाहिए, एक दूसरे को आगे बढ़ने की भावना होनी चाहिए, वो उनकी जो कविता है प्रत्यावर्तन में वो दाम्पत्य जो पति पत्नी का जो संबंध होता है उन्होंने दर्शाया है। उसके बाद आता है जो, इसलिए उनकी जो दूसरी कविता इसलिए तू याद आए में उन्होंने अपने प्रियतमा को याद करते हुए उनको एक प्रेरक शक्ति माना है, अर्थात जो उनकी प्रियतमा है वो उनको अभी तक याद करते हैं और वही उनके जीवन की प्रेरणादायिनी स्रोत रही है, अर्थात वो उनको प्रेरणा देने वाली है। यह तुम भी कवि नारी को, अर्थात जो उनके बाद जो दूसरी उनकी कविता है यह तुम थी और कवि नारी को बुढ़ापे की एक प्रेरक शक्ति स्वीकार करता है। इसीलिए नागार्जुन का नारी के प्रति उदात्त विचार रहा है कि नागार्जुन नारी को एक प्रेरणा की शक्ति भी मानता है, वात्सल्य की भावना से परिपूर्ण भी मानता है और उनके जो नवीन दृष्टिकोण को भी लेकर पैदा होते दिखाई देते हैं, उनकी मानसिकता में समाज में जागृति लेकर, विद्रोह की भावना लेकर पैदा होते हुए दिखाई देते हैं, जो उनकी साहित्य की अनेक प्रकार की जो विधाएँ हैं उनमें वो दिखाई देती हैं। और इसीलिए जो नागार्जुन का जो नारी के प्रति है वो उदात्त विचार रहा है, अर्थात नारी उनकी नज़र में एक सर्वश्रेष्ठ, अर्थात वो अबला ना होकर एक सबला है, अर्थात वह भी शक्तिशाली है, अर्थात उसका भी समाज में एक उसी प्रकार से आदर सम्मान होना चाहिए, उसी प्रकार से उसको अधिकार मिलने चाहिए जिस प्रकार से एक पुरुष, जो हमारा पुरुष वर्चस्व समाज माना गया है, अर्थात उसमें पुरुष को ही सबसे बड़ा श्रेष्ठ माना जाता है, पुरुष को ही प्रधान पुरुष माना जाता है। लेकिन नागार्जुन इस बात को स्वीकार नहीं करते हैं और उनका मानना है कि नारी के प्रति उनके जो उदात्त की भावना है, सकारात्मक सोच की भावना है, वो उनके काव्य रचना में पढ़ते हैं। इसीलिए नागार्जुन का नारी के प्रति उदात्त विचार रहा है। उसके बाद आता है इनका राष्ट्रीय भावना। जिस प्रकार से हमने इनके जो बचपन पढ़ा है, राष्ट्रवाद की भावना से ही हम इनका अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जब इनका जो बचपन था किस प्रकार से वो आंदोलन में भाग लेते थे, प्रदर्शन करते थे, जेल जाते थे, तो स्वतंत्र संग्राम में इन्होंने जो भाग लिया था वो अपने देश को स्वतंत्र कराना चाहते थे। वहाँ में किस प्रकार से गुलामी की जंजीरों में जो हमारा समाज, हमारा जो देश जकड़ा हुआ था, अर्थात वो गुलामी की जंजीरों को तोड़कर एक स्वतंत्र, एक उन्मुक्त समाज की, एक देश की उनको आज़ाद कराना चाहते। ऐसे इसीलिए इनका जो दृष्टिकोण है राष्ट्रवादी और राष्ट्रवादी प्रेम के प्रति अपने निछावर की भावना, समर्पित की भावना रही है, अर्थात इनका जो काव्य की जो रचनाएं रही है इसमें भी इन्होंने अपने जो राष्ट्रवादी, राष्ट्र प्रेम की जो भावना है, राष्ट्रवादी की भावना है, उन्होंने अपने काव्य में, अपने साहित्य में वो दर्शाया है। राष्ट्रवाद की जो भावना पैदा हुई है क्योंकि उन्होंने अपने जो बाल्यकाल में ऐसी अंग्रेज़ों का जो काल रहा था उन्होंने उनको देखा था, इसीलिए वो बार बार से अपने देश को टुकड़ों में विभाजित होते हुए देखना नहीं चाहते थे। अपने समाज में, अपने देश को वो एकता में बंधे हुए, एकता के सूत्र में बंधे हुए देखना चाहते थे। विश्व बंधुता की भावना और मानवतावाद की भावना और नैतिकता को लेकर, मानवीय संवेदना को लेकर, सहानुभूति की भावना को लेकर अपने समाज में, अपने साहित्य में इन सब तत्वों को लेकर ही इनके हृदय में राष्ट्रवाद की जो भावना है वो पैदा हुई है। इसके बाद जब उनकी राष्ट्रवाद की भावना के बारे में पढ़ते हैं कि जब राष्ट्रवाद की भावना आधुनिक काल की हम बात करते हैं तो आधुनिक काल में भारतीय हिंदू युग है, द्विवेदी युग है, जो हमारे राष्ट्रवादी काव्यधारा रही है, राष्ट्रवाद के जो कवि रहे हैं जैसे मैथिली शरण गुप्त हैं, हमारे बालकृष्ण शर्मा नवीन हैं और हमारे रामधारी सिंह दिनकर हैं, मैथिली शरण गुप्त हैं, ये सभी के ही राष्ट्रवादी काव्यधारा के कवि रहे हैं। और सभी के साहित्य को हम पढ़ते हैं, सभी की काव्य रचनाओं को पढ़ते हैं तो हम देखते हैं कि इनके रचनाओं में, इनके साहित्य में एक राष्ट्रवाद की मूल भावना, एक मूल स्वर, एक मूल ध्वनि पैदा होती हुई दिखाई देते हैं। अगर हम इनकी रचनाओं को पढ़ते हैं, अगर हम रीतिकाल की बात करते हैं, रीतिकाल में जैसे कि भूषण जो
राष्ट्रवादी काव्य धारा के कवि रहे हैं, उन्होंने भी अपने राष्ट्रवाद की भावना को अपने पदों में या फिर उसमें अपने साहित्य में दर्शाया है। तो वही क्या है, हमारे साहित्य में राष्ट्रवाद की भावना है वो भारतेंदु युग से या फिर हिंदी साहित्य की जब से रचना हुई है, जब से हिंदी साहित्य रचा गया है, जैसे कि हमारा आदिकाल है, आदिकाल में भी हमें राष्ट्रवाद की भावना दिखाई देती है, और उसमें फिर हमारा रीतिकाल है, उसमें भी हमें राष्ट्रवाद की भावना दिखाई देती है। जहाँ बात चल रही थी जो हमारी नागार्जुन के हम हिंदी साहित्य को पढ़ते हैं, हिंदी साहित्य की विधाओं को जब हम उठाते हैं तो हिंदी साहित्य में राष्ट्रवाद से अछूता हमारा कोई भी जो काव्य है, चाहे वो हमारी कहानी है, उपन्यास है, नाटक है, रिपोर्टाज है, संस्मरण है, तो उसमें जो हम साहित्य की विशेष जो हमारी विधाएं हैं या फिर काव्य कह लीजिए, काव्य रचना कह लीजिए, कहानी ले लीजिए, नाटक है, तो उसमें हमारे जितने भी साहित्यकार हैं उन्होंने राष्ट्रवाद की भावना को अपने काव्य में, अपने साहित्य में दर्शाया है। कि जो जनवादी कवि हैं नागार्जुन जी, उनकी कविताओं को जब हम पढ़ते हैं तो उनकी साहित्य को जब हम पढ़ते हैं तो उनकी कविताओं में, उनके साहित्य में राष्ट्रवाद की भावना एक मार्मिक रूप से, एक सुंदर बेबाक तरीके से राष्ट्रवाद की भावना को अपने काव्य में, अपने साहित्य में दर्शाते हैं। उनके मन में राष्ट्र प्रेम की भावना की धुन समाहित है। उनकी स्वीकृति है कि लेखक की पहली वफादारी अपने देश के प्रति होती है। जैसा कि हम फिर राष्ट्रवाद की भावना की बात कर रहे हैं, क्योंकि राष्ट्रवाद की जब हम बलवती भावना का जिक्र करते हैं कि किस प्रकार से हमारे हृदय में राष्ट्र के प्रति एक भाव जो उत्पन्न होता है, प्रेम भाव जो उत्पन्न होता है, अपने देश पर मरने के लिए, अपने देश पर समर्पित होने के लिए, अपने प्राणों की आहुति देने के लिए, बलिदान देने के लिए, तो वो सारी चीज़ें क्या हैं, हम पहले से अपने बचपन में देखते आए हैं नागार्जुन जी। और वही जो हम मानव हैं या फिर हमारे समाज के जो लोग हैं, उनका भी अपने जो राष्ट्र के प्रति उनका एक विशेष लगाव है, एक विशेष प्रेम, एक राष्ट्रवाद की भावना अपने देश के प्रति वो हमें दिखाई देती है। कि उनके मन में राष्ट्र प्रेम की जो भावना की जो धुन सवार थी कि मुझे अपने देश को आज़ाद कराना है, अपने देश को स्वतंत्रता दिलानी है, अपने देश को आज़ादी दिलानी है। किस प्रकार से जो हमारे जो अंग्रेज़ हैं, किस प्रकार से हमारे ऊपर एक्ट लागू करते हैं, किस प्रकार से नियम बनाते हैं, किस प्रकार से हमारे देश में जो कच्चा माल है वो अपने देश में दूसरे देश में ले जाते हैं, फिर वही हमें इतने महंगे हमको वो जो वस्तु है वो बेची जाती है इतने अधिक पैसों में। तो वही सारी जो चीज़ें हैं हम इनके जो काव्य में देखते हैं, इनके साहित्य में देखते हैं, इनके साहित्य की विधाओं में देखते हैं। इसीलिए जो इनका जो काव्य के जो रचना की विशेषताएं रही हैं, ये साहित्य की जो विशेषताएं रही हैं, कि इनका मानना है कि लेखक का सबसे पहला कार्य यही होना चाहिए कि वो अपने देश के प्रति लिखे, अपने देश पे किस प्रकार से अपने आप को, जैसे कि नागार्जुन की एक कविता है शहीदों को प्रणाम, तो उन्होंने भी अपनी उस कविता में शहीदों को नमन किया है, शहीदों को प्रणाम किया है, शहीदों को एक दंडवत रूप से प्रणाम किया है कि हमें इनका आदर सम्मान करना चाहिए। किस प्रकार से जो हमारे जो सैनिक हैं, जो हमारे शहीद हो जाते हैं, अपने देश पर कुर्बान हो जाते हैं, अपने देश की रक्षा करने के लिए अपने परिवार को छोड़कर, अपने बच्चों को छोड़कर, ना सर्दी ना गर्मी देखते हैं और अपने लक्ष्य की प्राप्ति की ओर आगे बढ़ते जाते हैं। किसी भी हालत में अपने देश को बिखरने नहीं देना है। तो वही क्या है, उसमें नागार्जुन की जो कविता है उनके परिणाम में उन्होंने इस बात को दर्शाया है, इस राष्ट्रवाद की भावना को वहाँ पर दर्शाया है। और जो हम साहित्य की बात कर रहे हैं, ये साहित्य की जो विशेषताएं की बात कर रहे हैं, उसमें भी क्या है कि हम एक राष्ट्रवाद की भावना से इनका जुड़ाव रहा है। और हम जो समाज के लोग हैं, जो स्वतंत्र रूप से आज़ादी का हम जश्न मनाते हैं, स्वतंत्र जो हवा हम लेते हैं, अर्थात हम विचरण करते हैं, तो वही क्या है, हमारी जो किसके कारणों से ये जो कार्य है वो संपन्न हो पाया है, वो हमारे शहीदों की वजह से। अगर हमारे अंदर की राष्ट्रवाद की भावना नहीं होगी तो हम क्या है, ऐसे ही अलग अलग राज्यों में, अलग अलग टुकड़ों में बिखर कर रह जाएंगे और फिर से हमारे देश पर एक विदेशी सत्ता का आक्रमण हो जाएगा, उनका अधिकार स्थापित हो जाएगा और फिर से क्या है, हम वही गुलामी की जंजीरों में जकड़ कर रह जाएंगे और फिर से हम वही जो जिस प्रकार से हम
उनके नियमों का पालन करते हुए और किस प्रकार से वो हमारे ऊपर एक्ट लगाते थे, किस प्रकार से हमें हमारा शोषण करते थे, वही फिर से हमारी वही एक दिनचर्या बन जाएगी, वही उनकी प्रवृत्ति के आधार पर हम चलने लग जाएंगे। लेकिन जो नागार्जुन हैं उनको फिर से हमें गुलामी की जंजीरों में जकड़ने वाले नहीं हैं। उसके बाद है जो उनकी राष्ट्रवाद की जो भावना है, या फिर जो हमने बात की नारी के प्रति बात की है, नारी को ना तो मतलब कि वो एक भोग विलास की या फिर एक काम उत्तेजना वाली या फिर उनको एक अलग विशेष नाम का नाम नहीं देना चाहते हैं, बल्कि क्या है वो तो एक नारी का आदर सत्कार करना चाहते हैं एक हृदय से, दिल से, ना कि उसको मतलब कि एक भोग विलास की वस्तु ना समझ कर। जिस प्रकार से हमने बात की है कि उनका शोषण करके वर्ग विषमता का, और जैसे कि जो हमारे प्रगतिवादी काव्यधारा रही है, जैसे एक तो जैसे ही हमारा ये निराला है वो भी प्रगतिवादी काव्यधारा के कवि रहे हैं। जैसे तोड़ती पत्थर है, तोड़ती पत्थर में भी उन्होंने जैसे कि प्रगतिवादी काव्यधारा की बात की जा रही है तो प्रगतिवादी काव्य जैसे कि हमारे निराला भी, उन्होंने भी प्रगतिवादी सिद्धांतों से, मार्क्सवाद के सिद्धांतों को लेकर भी शोषित वर्ग के प्रति घृणा उत्पन्न की है। उनके प्रति, उनके हृदय में भी अगर समाज में किसी के साथ शोषण किया जाता है, नारी के साथ शोषण किया जाता है, या फिर हमारा जो मजदूर वर्ग है उनका शोषण किया जाता है, उनको पीसा जाता है, एक शोषण के चक्के में उनका विद्रोह करते हैं। ये किस प्रकार से जो इलाहाबाद के पथ पर जो वो जो मजदूरनी है वो किस प्रकार से पसीने से लथपथ होकर वो किस प्रकार से अपना जो कार्य करती है, मजदूरी करती है, और उसके लिए जो बैठने के लिए छायादार वृक्ष भी नहीं है, और पूंजीपति वर्गों के लिए वो मकान बना रही है एक अपनी मेहनत से, और फिर भी क्या है उसका मजदूरी नहीं दी जाती है, उसका जो बच्चा है उसके साथ है, किस प्रकार से एक जो परिवार है उस पर